हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 7 के सिलेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं। सीबीएसई का नया सिलेबस जो एनईपी 2020 का हिस्सा है, इसमें कई बदलाव आए हैं। अब फोकस ज्यादा है स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने पर। इसमें विजुअली रिच डायग्राम्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज शामिल की गई हैं ताकि लर्निंग और भी इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बने। साथ ही टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को भी पढ़ाई का हिस्सा बनाया गया है। इस रिवीजन में कुछ न्यू टॉपिक्स जोड़े गए हैं, पुराने सब्जेक्ट्स को थोड़ा रीस्ट्रक्चर किया गया है और ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यानी एक्सपीरियंस से सीखने पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट्स में क्या क्या शामिल हैं। 5 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं: मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस। इन मुख्य सब्जेक्ट्स के अलावा स्टूडेंट्स कुछ अतिरिक्त विषय भी पढ़ सकते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, जनरल नॉलेज यानी जीके, संस्कृत, उर्दू, अन्य स्थानीय भाषाएं और विदेशी भाषाएं जैसे फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश। इसके अलावा कोडिंग को भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी के तहत करिकुलम का हिस्सा बनाया गया है। हालांकि ये सब्जेक्ट्स हर स्कूल में थोड़ा अलग हो सकते हैं, इसीलिए स्कूल से भी पता कर लें। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे क्लास 7 के कोर सब्जेक्ट्स की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में स्टूडेंट्स को किस प्रकार के क्वेश्चन फॉर्मेट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या शामिल है। हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश से। इंग्लिश सिलेबस को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य, दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पठन बोध, तीसरा ग्रामर यानी व्याकरण और चौथा राइटिंग स्किल्स यानी लेखन कौशल। लिटरेचर के तहत अब एक ही टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है पूर्वी। इसका मकसद है स्टूडेंट्स की भाषा और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना, नए चैप्टर्स और दिलचस्प एक्टिविटीज के जरिए। तो चलिए इस बुक के चैप्टर्स को एक एक करके देखते हैं। ये सारे चैप्टर्स कुछ खास थीम्स के आधार पर बनाए गए हैं जिन्हें यूनिट्स कहा गया है। यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर, एक साथ सीखना। इसमें 3 अध्याय हैं। चैप्टर 1 द डे द रिवर स्पोक। यहाँ एक लड़की समझदारी और हिम्मत सीखती है जब उसे लगता है कि नदी उससे बात कर रही है। चैप्टर 2 ट्राई अगेन, एक प्रेरणादायक कविता जो धैर्य, मेहनत और हार ना मानने की सीख देती है। चैप्टर 3 3 डेज टू सी, एक निबंध जिसमें हेलेन केलर सोचती हैं कि अगर उन्हें सिर्फ 3 दिन के लिए भी देखने को मिले तो वह जिंदगी को कैसे जिएंगी। यूनिट नंबर 2 विट एंड ह्यूमर, बुद्धि और हास्य। इसमें भी 3 चैप्टर हैं। चैप्टर 4 एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल। डॉक्टर डूलिटल का एक मजेदार कहानी जिसमें वो जानवरों की भाषा सीख लेते हैं और उनकी मदद करते हैं। चैप्टर 5 अ फनी मैन, एक मजेदार कविता जिसमें एक आदमी छोटी छोटी बातों में अजीब और मजेदार मुश्किलें ढूंढ लेता है। चैप्टर 6 से द राइट थिंग, ये एक हास्य नाटक जो दिखाता है कि बिना सोचे समझे बोलना कैसे परेशानी खड़ी कर देता है। यूनिट 3 जिसका थीम है ड्रीम एंड डिस्कवरीज, सपने और खोजें। यहाँ भी 3 चैप्टर हैं। चैप्टर 7 माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन, यहाँ एक बहन बताती है कि उसके भाई का छोटा सा आविष्कार कैसे काम का साबित होता है। चैप्टर 8 पेपर बोट्स, एक कविता जिसमें एक बच्चा बारिश में कागज की नावें चलाते हुए दूर की दुनिया के सपने देखता है। चैप्टर 9 नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, भारत के अलग अलग हिस्सों की संस्कृतियों के जरिए एकता में विविधता के बारे में एक लेख। 4th यूनिट ट्रैवल एंड एडवेंचर, यात्रा एवं रोमांच। इसमें है चैप्टर 10 टनल, एक कहानी जिसमें एक लड़का रहस्यमय सुरंग की खोज करता है और अपने डर पर काबू पाता है। चैप्टर 11 ट्रैवल, ये कविता बताती है कि कवयित्री को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से दूर जाने की कितनी तीव्र इच्छा है। चैप्टर 12 कॉन्करिंग द समिट, अरुणिमा सिन्हा की प्रेरणादायक कहानी जिन्होंने नकली पैर के सहारे माउंट एवरेस्ट फतह किया। फाइनल यूनिट 5 ब्रेव हार्ट्स, बहादुर दिल। इसमें 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 13 होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को सलाम करने वाली रचना। चैप्टर 13 माय डियर सोल्जर्स, भारतीय सैनिकों के लिए लिखा गया एक भावनात्मक संदेश जो उनके देश सेवा की सराहना करता है। चैप्टर 13 रानी अब्बक्का की कहानी जो पुर्तगालियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ी। तो लिटरेचर का हिस्सा यहीं खत्म होता है। अब बढ़ते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 भागों में होता है, अनसीन पैसेज यानी अनदेखा गद्यांश और अनसीन पोएम यानी अनदेखी कविता। अब पहले बात करते हैं अनसीन पैसेज की।
इसमें आपको किसी किताब, मैगजीन या अखबार के लेख से कुछ पैराग्राफ दिए जाएंगे और उनसे जुड़े सवाल अलग-अलग तरीकों से पूछे जा सकते हैं। जैसे 1. गद्यांश में दी गई जानकारी को पहचानना। 2. मुख्य विचार समझना और उस पर निष्कर्ष निकालना। या फिर गद्यांश में आए शब्दों का मतलब समझना। अब आते हैं अनसीन पोएम पर। यहाँ भी आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे 1. कविता की पंक्तियों का सही अर्थ समझना। 2. मुख्य किरदार या महत्वपूर्ण थीम पहचानना अगर जरूरी हो। और 3. ध्यान रहे, यहाँ इस्तेमाल की गई शब्दावली आम तौर पर आसान होती है। तो जब भी आप कोई अनसीन पैसेज या पोएम पढ़ें, कोशिश करें कि पहले उसका भाव और संदेश समझें, फिर सवालों के जवाब लिखना शुरू करें। अब बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर यानी व्याकरण की। यहाँ हम सीखेंगे 1. पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, वर्ब यानी क्रिया, एडजेक्टिव यानी विशेषण और एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। 2. टेंसेस यानी काल, जैसे पास्ट यानी भूतकाल, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल और फ्यूचर यानी भविष्य काल। 3. सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस यानी वाक्य। ये 3 तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाक्य में एक ही बात होती है। कंपाउंड में 2 बातें एंड या बट से जुड़ी होती हैं और कॉम्प्लेक्स में एक मेन आइडिया और एक छोटा सा एक्स्ट्रा पार्ट होता है। 4. पंक्चुएशन, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। 5. वोकैबुलरी डेवलपमेंट, इसका मतलब है अपने शब्दों का भंडार बढ़ाना। इसके लिए सिनोनिम्स यानी एक जैसे मतलब वाले शब्द और एंटोनिम्स यानी उल्टे मतलब वाले शब्द सीखने चाहिए। 6. आर्टिकल्स, छोटे शब्द जैसे अ, एन और द का सटीक प्रयोग। 7. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसका मतलब है कि वर्ब यानी क्रिया को सब्जेक्ट यानी विषय या वस्तु के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। और 8. प्रेपोजिशंस, ये वो शब्द हैं जो 2 चीजों के बीच का रिश्ता बताते हैं, जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन। 9. कंजंक्शंस, ये वो शब्द हैं जो 2 आइडियाज या 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे एंड, बट, और, बिकॉज। तो ग्रामर में यही सब मेन टॉपिक्स हैं। अब बात करते हैं राइटिंग स्किल्स की, यानी लिखने की कला की। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। पहला, पैराग्राफ राइटिंग यानी अनुच्छेद लेखन। यहां आपको किसी एक विषय पर छोटा सा पैराग्राफ लिखना होता है। दूसरा, पिक्चर डिस्क्रिप्शन यानी चित्र वर्णन। इसमें आपको तस्वीर से जुड़ी बातें और उस पे छिपा भाव दोनों बताने होते हैं। तीसरा, लेटर राइटिंग यानी पत्र लेखन। यहां आप कोई पत्र लिखते हैं किसी दोस्त को, शिक्षक को या किसी अधिकारी को। चौथा, स्टोरी राइटिंग यानी कहानी लेखन। इसमें आपको एक छोटी सी कहानी लिखनी होती है। पांचवा, डायलॉग राइटिंग यानी संवाद लेखन। यहां 2 या ज्यादा लोगों के बीच की बातचीत लिखनी होती है। छठा, नोटिस राइटिंग यानी सूचना लेखन। इसमें आपको स्कूल या किसी संस्था की तरफ से एक छोटी सी सूचना लिखनी होती है। तो इंग्लिश सिलेबस में बस इतना ही है। बस एक बात याद रखें, ग्रामर और राइटिंग स्किल्स का हर स्कूल में थोड़ा अलग हो सकता है। कहीं कहीं ज्यादा पढ़ाए जाते हैं और कहीं थोड़ा कम। अब हम साइंस की ओर बढ़ते हैं। सीबीएसई ने एक नई साइंस की किताब जारी की है जिसका नाम है क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। इस किताब का नाम क्यूरियोसिटी इसलिए रखा गया है ताकि बच्चों में खोज, सोचने की क्षमता और सवाल पूछने की आदत को बढ़ावा दिया जा सके, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भी मकसद है। क्लास 7 में हम इस सीरीज का पार्ट 2 इस्तेमाल करेंगे। इस किताब में कुल 12 चैप्टर्स हैं।
चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। चैप्टर 1 द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का निरंतर बढ़ता हुआ संसार। ये चैप्टर हमें बताता है कि विज्ञान कैसे बदलता रहता है और हमारी जिंदगी बेहतर बनाता है। चैप्टर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों की खोज, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। इसमें अम्ल, क्षार और उदासीन पदार्थों के बारे में आसान जानकारी दी गई है। चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। इस अध्याय में हम विद्युत के बारे में सीखेंगे। विद्युत कैसे चलती है और उसके सर्किट यानी परिपथ के घटक कैसे काम करते हैं। चैप्टर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें धातु और अधातु क्या होते हैं और उनका उपयोग कहाँ होता है, ये समझाया गया है। चैप्टर 5 चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल। इस चैप्टर में हमारे आसपास चीज़ों में होने वाले बदलावों को दो तरह में बांटा गया है, भौतिक और रासायनिक। चैप्टर 6 एडोलेसेंस, अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। यहाँ हम समझेंगे कि बड़े होते समय शरीर और दिमाग में क्या क्या बदलाव आते हैं। चैप्टर 7 हीट ट्रांसफर इन नेचर, यानी प्रकृति में ऊष्मा स्थानांतरण। इसमें गर्मी कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ये समझाया गया है। चैप्टर 8 मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन, यानी समय एवं गति का मापन। इसमें समय और गति को कैसे नापा जाता है, ये बताया गया है। चैप्टर 9 लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स, यानी जंतुओं में जीवन प्रक्रियाएं। यहाँ हम पढ़ेंगे कि इंसान एवं जानवर कैसे खाना पचाते हैं, सांस लेते हैं और खून का संचार होता है। चैप्टर 10 लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। यहाँ हम देखते हैं कि पौधे अपने विकास के लिए पोषक तत्व कैसे प्राप्त करते हैं। चैप्टर 11 लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। इस चैप्टर में बताया गया है कि प्रकाश कैसे चलती है, छाया कैसे बनती है और दर्पण में प्रतिबिंब कैसे दिखता है। चैप्टर 12 अर्थ, मून एंड द सन। इसमें पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच संबंध और दिन रात कैसे बनते हैं, ये बताया गया है। तो क्लास 7 के साइंस के सिलेबस में बस इतना ही है। हम अलग अलग वीडियो में प्रत्येक अध्याय की विस्तृत व्याख्या करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए मैथमेटिक्स यानी गणित के सिलेबस को समझते हैं। सीबीएसई ने एक नई मैथमेटिक्स की किताब जारी की है जिसका नाम है गणित प्रकाश। इसमें ज्योमेट्री, अलजेब्रा और इंटीजर्स जैसे टॉपिक्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, पजल्स और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के जरिए सिखाया गया है ताकि लर्निंग रोमांचक बने और स्टूडेंट्स की फाउंडेशन मजबूत हो। क्लास 7 के स्टूडेंट्स इस सीरीज के पार्ट 2 का इस्तेमाल करेंगे जिसमें कुल 8 चैप्टर्स हैं। तो चलिए एक एक करके सभी चैप्टर्स को देखते हैं। चैप्टर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस, यानी हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं। इस चैप्टर में हम बहुत बड़ी संख्याओं, उनके सटीक और अनुमानित मानों, उनके निकटतम पड़ोसियों यानी नियरेस्ट नेबर आदि के बारे में जानेंगे। चैप्टर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, यानी अंक गणितीय व्यंजक। यहाँ हम सीखेंगे जोड़, घटाव, गुणा और भाग से जुड़े सवालों को सरल तरीके से हल करना। चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट, यानी बिंदु से परे एक झलक। यहाँ हम सबसे छोटी यूनिट यानी इकाई, 10वां या 100वां भाग, दशमलव, माप की इकाई आदि के बारे में जानेंगे। चैप्टर 4 एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स, यानी अक्षर संख्याओं का उपयोग करके व्यंजक। इसमें हम अक्षर संख्याओं की धारणा, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, पैटर्न और एक्सप्रेशन से परिचित होते हैं। चैप्टर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी समानांतर और प्रतिच्छेदी रेखाएं। इस चैप्टर में हम जानेंगे वे रेखाएं जो कभी नहीं मिलती और जो एक दूसरे को काटती हैं, लंबवत यानी परपेंडिकुलर रेखाएं, एंगल्स और इसके प्रकारों के बारे में। चैप्टर 6 नंबर प्ले, यानी संख्या का खेल अध्याय। यहाँ हम संख्याओं में पैटर्न, नियम और रोचक तरीकों से हल करना, मैजिक स्क्वायर, डिजिट्स इन डिस्गाइज यानी छिपे हुए अंक आदि के बारे में सीखेंगे। चैप्टर 7 अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं की कहानी। इस चैप्टर में हम ट्रायंगल्स यानी त्रिभुजों, इसके प्रकारों, इसकी रचना, सर्कल रचना, 3 रेखाएं कैसे एक बिंदु पर मिलती हैं और उनसे जुड़े एंगल्स यानी कोण कैसे बनते हैं आदि के बारे में सीखते हैं। चैप्टर 8
वर्किंग विद फ्रैक्शंस यानी भिन्नों के साथ काम करना। इस चैप्टर में हम भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना और उन्हें सरल बनाना, रेक्टेंगल के एरिया और फ्रैक्शन गुणन के बीच संबंध आदि सीखते हैं। क्लास 7 सोशल साइंस के सिलेबस में अब एक ही किताब है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। हम इस सीरीज का पार्ट 2 इस्तेमाल करेंगे। इस किताब में कुल 12 चैप्टर्स हैं जो 5 थीम विषयों में बांटा गया है। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले थीम ए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी। इसमें 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत की भौगोलिक विविधता। इस अध्याय में हम भारत के पहाड़, मैदान, रेगिस्तान और नदियों के बारे में जानेंगे। चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर यानी मौसम को समझना। यहाँ हम सीखेंगे कि मौसम कैसे बदलता है और तापमान, हवा और बादलों का इसमें क्या भूमिका होता है। चैप्टर 3 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया यानी भारत की जलवायु। इसमें हम भारत के अलग अलग ट्रॉपिकल, ड्राई और टेम्परेट इलाके के बारे में पढ़ेंगे। थीम बी टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट यानी अतीत की चित्रपट। इस थीम में सबसे पहले है चैप्टर 4 न्यू बिगिनिंग्स, सिटीज एंड स्टेट्स यानी नवारंभ, नगर एवं राज्य। इसमें हम जानेंगे कि पुराने समय में पहले शहर और राज्य कैसे बने थे। चैप्टर 5 द राइज ऑफ एम्पायर्स यानी साम्राज्यों का उदय। इस अध्याय में हम समझेंगे कि छोटे राज्यों से बड़े साम्राज्य कैसे बने और कैसे बढ़े। चैप्टर 6 द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन यानी पुनर्गठन का काल। इसमें बताया गया है कि पुराने राज्यों के खत्म होने के बाद नए राज्य कैसे बने। चैप्टर 7 द गुप्ता ईरा यानी एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी, गुप्त काल, अथक सृजनशीलता का युग। इस अध्याय में हम देखेंगे कि गुप्त शासन काल में कला, शिक्षा और विज्ञान कैसे आगे बढ़े। थीम सी आर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस यानी हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं। यहाँ केवल एक चैप्टर है। चैप्टर 8 हाउ द लैंड बिकम सेक्रेड यानी भौगोलिक क्षेत्र कैसे पवित्र हो गई। इसमें हम जानेंगे कि लोग कुछ जगहों को पवित्र क्यों मानते हैं और उनका धर्म और विश्वास इससे कैसे जुड़ा है। थीम डी गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी यानी शासन प्रणाली और लोकतंत्र। इसमें 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 9 फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स यानी भारत के शासन तंत्र, सरकार के प्रकार। इस अध्याय में हम मोनार्की यानी राजशाही और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। चैप्टर 10 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन इंट्रोडक्शन यानी भारत का संविधान, एक परिचय। इसमें हम सीखेंगे कि हमारा संविधान क्या है, क्यों जरूरी है और ये देश कैसे चलाता है। फाइनल थीम ई इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस यानी हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। यहाँ है चैप्टर 11 फ्रॉम बार्टर टू मनी यानी वस्तु विनिमय से मुद्रा तक। इस अध्याय में हम समझेंगे कि पुराने समय का वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था से मुद्रा अर्थव्यवस्था की ओर कैसे बढ़े। चैप्टर 12 अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स यानी बाजारों की समझ। इसमें हम जानेंगे कि बाजार कैसे काम करते हैं और सामान खरीदने बेचने की प्रक्रिया कैसे होती है। अब हम अपने 5वें मुख्य विषय हिंदी पर चर्चा करेंगे। अंग्रेजी की तरह हिंदी सिलेबस को भी 4 हिस्सों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य, पठन बोध, व्याकरण और लेखन कौशल। हिंदी साहित्य के तहत अब एक ही टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है मल्हार। इसका मकसद है स्टूडेंट्स की भाषा और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना, नए चैप्टर्स और दिलचस्प एक्टिविटीज के जरिए। क्लास 7 में हम इस सीरीज का पार्ट 2 इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इस टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स को। चैप्टर 1 माँ कहो एक कहानी, कविता। चैप्टर 2 3 बुद्धिमान, लोक कथा। चैप्टर 3 फूल और कांटा, कविता। चैप्टर 4 पौनी रे पानी, निबंध। विश्वेश्वरैया, पढ़ने के लिए। चैप्टर 5 नहीं होना बीमार, कहानी। चैप्टर 6 गिरिधर कविराय के कुंडलियां, कविता। चैप्टर 7 वर्षा बहार, कविता। चैप्टर 8 बिरजू महाराज से साक्षात्कार, लेख। नृत्यांगना सुधा चंद्रन, पढ़ने के लिए। चैप्टर 9 चिड़िया, कविता। चैप्टर 10 मीरा के पद, पद। स्वामी भट्ट सुमुख, पढ़ने के लिए। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, पढ़ने के लिए। तो हिंदी लिटरेचर के बाद बढ़ते हैं पठन बोध की तरफ।
पठन बोध दो भाग में है, अनदेखा गद्यांश और अनदेखी कविता। अनदेखा गद्यांश में आपको किसी किताब, मैगजीन या अखबार के लेख से कुछ पैराग्राफ दिए जाएंगे और उनसे जुड़े सवाल अलग अलग तरीकों से पूछे जा सकते हैं, जैसे गद्यांश में दी गई जानकारी को पहचानना, मुख्य विचार समझना और उस पर निष्कर्ष निकालना, या फिर गद्यांश में आए शब्दों का मतलब समझना। अब आते हैं अनदेखी कविता पर। यहां भी आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कविता की पंक्तियों का सही अर्थ समझना, मुख्य किरदार या महत्वपूर्ण थीम पहचानना अगर जरूरी हो। और ध्यान रहे, यहां इस्तेमाल की गई शब्दावली आमतौर पर आसान होती है। तो जब भी आप कोई अनदेखा गद्यांश या अनदेखी कविता पढ़ें, कोशिश करें कि पहले उसका भाव और संदेश समझें, फिर सवालों के जवाब लिखना शुरू करें। अब आइए देखें कि हिंदी व्याकरण में क्या क्या है। हमारे पास जो लिस्ट है वो है भाषा, लिपि और व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, संज्ञा के विकार, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, वचन, कारक, काल, वाच्य, अव्यय या अविकारी शब्द, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, मुहावरे और लोकोक्तियां, वाक्यों का संशोधन, समास, वाक्य विचार और शब्द भंडार। अब बात करते हैं लिखने की कला की। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। अनुच्छेद लेखन, यहां आपको किसी एक विषय पर छोटा सा पैराग्राफ लिखना होता है। चित्र वर्णन, इसमें आपको तस्वीर से जुड़ी बातें और उसमें छिपा भाव दोनों बताने होते हैं। पत्र लेखन, यहां आप कोई पत्र लिखते हैं, किसी दोस्त को, शिक्षक को या किसी अधिकारी को। कहानी लेखन, इसमें आपको एक छोटी कहानी लिखनी होती है। संवाद लेखन, यहां दो या ज्यादा लोगों के बीच की बातचीत लिखनी होती है। सूचना लेखन, इसमें आपको स्कूल या किसी संस्था की तरफ से एक छोटी सी सूचना लिखनी होती है। तो हिंदी सिलेबस में बस इतना ही है। बस एक बात याद रखें, व्याकरण और लेखन कौशल हर स्कूल में थोड़ा अलग हो सकता है। अब बात करते हैं सीबीएसई एग्जाम पैटर्न की, जो क्लास 7 में फॉलो किया जाता है। पूरा साल 2 टर्म्स में बटा होता है और हर टर्म में 100 मार्क्स का असेसमेंट होता है। इन 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स होते हैं रिटन एग्जाम के, यानी हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम्स, और 20 मार्क्स होते हैं इंटरनल असेसमेंट के, जिसमें 3 चीजें शामिल हैं: पीरियोडिक टेस्ट्स 10 मार्क्स, नोटबुक सबमिशन 5 मार्क्स और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज 5 मार्क्स। अब आते हैं रिटन एग्जाम्स पर। हाफ ईयरली एग्जाम में सिलेबस के पहले हिस्से के चैप्टर्स आते हैं और एनुअल एग्जाम में दूसरा हिस्से का सिलेबस पूछा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट की। एग्जाम में दोनों तरह के सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही अब एग्जाम्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी शामिल किए जाते हैं, जो सिर्फ रट कर नहीं बल्कि समझकर लिखने की क्षमता को चेक करते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि सीबीएसई अब स्टूडेंट्स की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, लॉजिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही क्लास 8 के लिए ऐसा वीडियो ट्यूटोरियल लाएंगे। अगर आप चाहें तो क्लास 6 का वर्जन हमारी चैनल पर देख सकते हैं।